यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्नों का हल आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1। इस प्रश्न के 4 भाग है दोस्तों। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न 1 में हमसे कहा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो हमें 4 रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, तो हमें पता करना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि रैखिक समीकरण जो दिया गया है उसका अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। ठीक है, फिर कहा गया है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में अगर उसके अद्वितीय हल हैं तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि वो रैखिक समीकरण का युग्म जो है अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। दोस्तों इस तरह से हमारे रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, या फिर इस तरह से होते हैं जहां पर a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। तो ध्यान रखना है कि जो जो अचर राशि है या तो वो बराबर के बाईं तरफ हो दोनों समीकरणों में या बराबर के दाईं तरफ हो दोनों समीकरणों में। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे हमें समीकरण अगर नहीं दिए तो इस तरह से हमें परिवर्तित करके बनाने होंगे। ठीक है, जो दोनों समीकरणों में अचर राशि जो है या तो बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर a1 बटे a2 का जो अनुपात है वो b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। फिर हमने उसी अध्याय 3 के परिचय में पढ़ा था कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के पर वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये हमने अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में पढ़ी है। आप हमारे अध्याय 3 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें, आपको और भी जानकारी उससे प्राप्त होगी। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के पहले भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न 1 के भाग 1 को हल कर लेते हैं। प्रश्न 1 के भाग 1 में हमें दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अचर राशि जो है इसमें जो है तीनों पद जो है बराबर के बाईं तरफ है दोनों समीकरण में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। a1 a2 a1 b1 c1 लिखते हैं पहले। तो पहले समीकरण के लिए x का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में x है तो x का गुणांक हो गया 1, तो a1 हो जाएगा 1। y का गुणांक क्या है, y है यहाँ पर माइनस 3y। ठीक है, तो y का गुणांक है -3 तो b1 हो जाएगा -3 और अचर राशि क्या है -3 तो c1 हो जाएगा -3। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। 3x तो x का गुणांक है 3 तो a2 हो जाएगा 3। ठीक है, फिर लिखा है -9y। ठीक है, तो y का गुणांक हो जाएगा -9 यानी कि b2 हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, और अचर राशि है हमारी -2 तो c2 हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब हम अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2। a1 बटा a2 कितना होगा 1/3। ठीक है, b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। b1 बटा b2 कितना होगा -3 बटे -9। माइनस से माइनस काट सकते हैं हम। ठीक है, तो बचेगा 3/9 और 3/9 ऊपर नीचे 3 का भाग देंगे तो ऊपर 1 नीचे 3 बचेगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो b1 बटा b2 आ जाएगा हमारा 1/3। अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हैं और 1/3 के हैं बराबर। तो अब हमें c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। अगर ये बराबर नहीं होते तो हमें c1 बटा c2 नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, तो अब हमें c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। c1 बटा c2 कितना होगा -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो c1 बटा c2 आएगा 3/2। तो अब कुछ नहीं कट सकता c1 बटा c2 में। ठीक है, तो अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो 1/3 के बराबर हैं दोनों। ठीक है, परंतु c1 बटा c2 है 3/2 तो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर तो है,
पर वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने प्रश्न के शुरुआत में ही देखा था, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा तो हमें हल निकालना भी नहीं है। हमें हल कब निकालना है? जब अद्वितीय हल हो। ठीक है, पर इस प्रश्न के इस भाग में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न के पहले भाग का यही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न 1 भाग 2। भाग 2 में हमें समीकरण दे रखा है 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8। अब देखिए अचर राशि दोनों में जो है दाईं तरफ है और बाकी x और y के पद बाईं तरफ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले समीकरण में क्या है? 2x, तो x का गुणांक है 2, तो a1 हो जाएगा 2। फिर है धन y, तो y का गुणांक हो गया 1, तो b1 हो जाएगा 1। ठीक है, और अचर राशि क्या है? 5, तो c1 हो जाएगा 5। फिर है दूसरा समीकरण 3x, 3x में x का गुणांक हो गया 3, तो a2 हो जाएगा 3। ठीक है, धन 2y, ठीक है, तो y का गुणांक है 2, तो b2 हो जाएगा 2 बराबर 8। अचर राशि 8, तो c2 हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 2 बटा 3। ठीक है, कुछ कट नहीं सकता तो ये 2 बटा 3 ही रहेगा। b1 बटा b2 कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। अब आप देखिए 2 बटा 3 और 1 बटा 2 तो बराबर है नहीं आपस में, तो हम कह सकते हैं फिर अब हमें c1 बटा c2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर आया नहीं। और अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो हमने प्रश्न के शुरुआत में ही पढ़ा था, ऐसी स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म का जो है एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब भी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो एक तो ये उत्तर हो गया हमारा। और प्रश्न में कहा गया है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न के दूसरे भाग को अब वज्रगुणन विधि से इसके हल ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न एक के भाग 2 का जो है अद्वितीय हल है, तो इस स्थिति में हमें अब वज्रगुणन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, वज्रगुणन विधि से हल ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले हमें जो रैखिक समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण, उनको बराबर शून्य के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करना होगा? पहले समीकरण में 5 को बाईं तरफ लाएंगे तो ऋण का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x धन y ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, यही काम हमें दूसरे समीकरण में करना होगा, तो 8 को बाईं तरफ लाना पड़ेगा। 3x धन 2y माइनस 8 बराबर 0। मतलब कि जितने भी पद हैं उनको बाईं तरफ रखना है, दाईं तरफ सिर्फ शून्य होगा दोनों समीकरण में। दाईं तरफ सिर्फ शून्य होगा और बाईं तरफ सारे पद होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2x, तो 2 है, तो a1 हो गया 2। धन y का गुणांक कितना है? 1, तो b1 हो जाएगा 1। और अचर राशि कितनी दिख रही है यहाँ पे? -5, तो c1 हो जाएगा -5। ठीक है, ये याद रखिए। फिर दूसरे समीकरण में 3x, तो x का गुणांक है 3, तो a2 हो जाएगा 3। धन 2y, ठीक है, तो y का गुणांक है 2, तो b2 हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ऋण 8। ठीक है, तो अचर राशि है ऋण के 8, तो c2 हो जाएगा ऋण का 8। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वज्रगुणन विधि है उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था आप याद कर लो। x के बटे में होता है b1c2 माइनस b2c1, y में होता है बटे में c1a2 माइनस c2a1, और 1 के बटे में होता है a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए x के बटे में क्या है? b1c2, b1 है 1 और c2 है -8, तो हमने लिख दिया 1 गुणा -8। फिर है माइनस का चिन्ह, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है b2c1, b2 है 2 और c1 है -5, तो 2 गुणा -5 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं y बटे। ठीक है, तो y बटे में क्या है? c1a2, c1 है -5, तो हमने -5 लिख दिया। a2 है 3, तो हमने 3 लिख दिया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है c2a1, c2 है हमारा -8, तो हमने -8 लिख दिया। a1 है 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब 1 के बटे में चलते हैं। ठीक है, 1 के बटे में क्या है हमारा? a1b2, a1 है 2, b2 है 2, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 2। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है a2b1, a2 है 3, b1 है 1, तो हमने लिख दिया 3 गुणा 1। ठीक है, अब हम जो 1 बटे में है उसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1 के बटे में जो है, ठीक है, 2 गुणा 2 कितना होगा? 4, और 3 गुणा 1 होगा 3, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। 2 गुणा 2 4 हो गया, और 3 गुणा 1 3 हो गया। ये होगा 1 बटे 4 माइनस 3। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा 1, 1 बटा 1 होता है 1। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सरल कर लिया। अब हम इनको भी सरल कर लेंगे जो x के बटे में है y के बटे में है। ठीक है, अब आप देखिए x के बटे में क्या है? 1 गुणा -8, तो कितना हो जाएगा? -8। और ये -2 गुणा -5 कितना हो जाएगा? धन के 10। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा और 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, उस तरह y में देखिए, y बटे क्या है? -5 गुणा 3, -5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? -15। और ये है माइनस गुणा -8 गुणा 2, तो माइनस से माइनस कटेगा। 8 गुणा 2 कितना होगा? 16, तो ये हो जाएगा धन के 16 बराबर 1। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो x बटे 10, ये 10 है, ये -8 है, तो 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, तो ये हो जाएगा x बटे 2।
उसी प्रकार y में ये 16 है धन का, ये 15 है ऋण का, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा y बटा 1, बराबर में 1 है ही, तो बराबर में 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो x बटे 2 है उसको 1 के बराबर रख देंगे एक बार, x बटे 2 को 1 के बराबर रख देंगे, तो 2 दाईं तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 2। अब क्या करेंगे, y बटा 1 है उसको भी 1 के बराबर कर देंगे, y बटा 1 को 1 के बराबर कर देंगे, y बटा 1 तो y ही होता है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। x और y के मान ज्ञात हो गए, तो ये आ गया हमारा हल, ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्न 1 के भाग 2 को हल कर दिया। प्रश्न 1 भाग 3, इसमें भी हमें दो समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरणों में जो अचर राशि है वो बराबर के दाईं तरफ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 20, दूसरा है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो पहले समीकरण क्या है का x का गुणांक क्या है 3x, तो a1 हो जाएगा हमारा 3, फिर है -5y यानी कि y का गुणांक है -5, तो b1 हो जाएगा -5 बराबर 20, अचर राशि है 20 तो c1 हो जाएगा 20। दूसरे समीकरण में देख लेते हैं 6x, तो x का गुणांक कितना है 6, तो a2 हो जाएगा हमारा 6 माइनस 10y, तो y का गुणांक है -10, तो b2 हो जाएगा -10 बराबर 40, तो अचर राशि है 40 तो c2 हो जाएगा 40, ठीक है। अब हम निकालते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना होगा 3 बटा 6, ठीक है। ऊपर नीचे 3 का भाग जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो a1 बटा a2 आ गया हमारा 1 बटा 2, ठीक है। अब नहीं कट सकता आगे ये। अब b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, b1 बटा b2 कितना होगा -5 बटे -10, अब माइनस से माइनस काट देंगे और 5 का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो b1 बटा b2 भी आ जाएगा 1 बटा 2। अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों ही 1 बटा 2 आ गए हैं, तो हमें c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। c1 बटा c2 कितना होगा 20 बटे 40, ऊपर और नीचे 20 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो c1 बटा c2 भी हमारा आ गया 1 बटा 2। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों 1 बटा 2 आ गए, तो हमने लिख दिया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने इस प्रश्न के शुरुआत में ही पढ़ा था कि अगर ये तीनों बराबर है अनुपात, तो रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का ये उत्तर है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अद्वितीय हल होता तो हम उस हल को निकालते वज्रगुणन विधि से, पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही उत्तर होगा प्रश्न के इस भाग का। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग में। प्रश्न एक के भाग 4 में हमें दो समीकरण दिए हैं, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। दोनों में ही जो अचर राशि है वो बाईं तरफ है बराबर के, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। समीकरण एक क्या है x माइनस, तो x का गुणांक क्या है 1, तो a1 हो जाएगा 1 माइनस 3y, ठीक है। तो y का गुणांक कितना -3, तो b1 हो जाएगा -3 माइनस 7, अचर राशि है -7 तो c1 हो जाएगा -7, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में है 3x, तो x का गुणांक है 3, तो a2 हो जाएगा 3, ठीक है। -3y, तो y का गुणांक कितना -3, तो b2 हो जाएगा हमारा -3 -15, तो c2 अचर राशि है -15 तो c2 हो जाएगा -15। अब हम निकालते हैं a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा 1 बटा 3, ये और कट नहीं सकता तो ये 1 बटा 3 ही रहेगा। अब b1 बटा b2 निकाल लेते हैं हम, b1 बटा b2 कितना होगा -3 बटा -3, माइनस से माइनस कटेगा और 3 से 3 कटेगा, तो b1 बटा b2 आ जाएगा 1 बटा 1। अब आप देखिए एक a1 बटा a2 1 बटा 3 और b1 बटा b2 है 1 बटा 1, तो ये बराबर नहीं है, तो अब हमें c1 बटा c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा कह देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। और हमने प्रश्न के शुरू में ही पढ़ा था कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो एक तो ये उत्तर हो गया प्रश्न का कि एक अद्वितीय हल होगा। अब हमसे प्रश्न में कहा गया कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, याद कीजिए। तो अब हम इसके हल जो है वज्रगुणन विधि से ज्ञात कर लेते हैं प्रश्न के चौथे भाग का। इस भाग का चौथे भाग का जो है हमें अद्वितीय हल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो अद्वितीय हल हमें निकालना है। तो जो हमारे समीकरण है दोनों, वो दोनों बराबर जीरो करके लिखे हैं, तो समीकरण में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो a1 b1 और c1 निकाल लेते हैं, ठीक है। x है तो x का गुणांक 1 है तो a1 हो जाएगा 1, फिर है -3y, तो y का गुणांक है -3 तो b1 हो जाएगा -3, फिर है -7 तो अचर राशि है -7 तो c1 हो जाएगा -7। समीकरण 2 में चलते हैं, 3x है, ठीक है। x का गुणांक है 3 तो a2 हो जाएगा 3, -3y है, y का गुणांक है -3 तो b2 हो जाएगा -3, ठीक है। और अचर राशि है -15 तो c2 हो जाएगा -15, ठीक है। अब दोस्तों हमने अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, कि वज्रगुणन विधि में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो ये मान रख देते हैं
तो x बटे b1 c2, b1 है -3 तो -3 रख दिया, c2 है -15 तो -15 रख दिया, फिर है माइनस का चिन्ह, फिर है b2c1, b2 है -3 तो -3 रख दिया, c1 है -7 तो -7 रख दिया। अब चलते हैं y बटे में, y के बटे में c1a2, ठीक है, c1 है हमारा -7 तो -7 रख दिया, a2 है हमारा 3 तो 3 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर है c2a1, c2 है -15 तो -15 लिख दिया, a1 है 1 तो 1 लिख दिया। अब चलते हैं 1 के बटे में, ठीक है, 1 के बटे में क्या है, a1 b2, a1 है 1 b2 है -3 तो 1 गुणा -3 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर है a2b1, a2 है 3 और b1 है -3 तो 3 गुणा -3 कर दिया। ठीक है, अब हल कर लेते हैं सबको। x के बटे को देख लेते हैं, -3 गुणा -15 कितना होगा, 45। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 माइनस है तो दो माइनस तो कटेंगे आपस में, फिर तीसरा रह जाएगा, तो माइनस का चिन्ह तो रह जाएगा, पर ये कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 तो -21 हो जाएगा। y के बटे में चलते हैं, -7 गुणा 3 कितना होगा, -21, 7 या 21, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 15 गुणा 1 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा धन के 15 बराबर 1 के बटे में चलते हैं, 1 गुणा -3 हो जाएगा -3 और ये है -3 गुणा -3 हो जाएगा धन के 9, 3 दिया 9। ठीक है, अब 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 24, तो x बटे आ जाएगा हमारा 24। उसी तरह y में देखिए, -21 धन 15, 21 माइनस के 21 और धन के 15 तो कितना होगा, -6 तो y बटे -6 हो जाएगा। 1 के बटे में देख लेते हैं, -3 धन 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, अब x बटा 24 को हम 1/6 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, x बटा 24 को रख लिया 1/6 के बराबर। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा हमारा 24/6, 24 में 6 का भाग देंगे तो x हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बटे -6 को 1/6 के बराबर रख लेंगे, y बटा -6 को 1/6 के बराबर रख लिया, -6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा तो y आ जाएगा -6/6। ठीक है, 6 में 6 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर -1 आ गया। यही हमारा हल है प्रश्न के इस भाग का। प्रश्न दो, प्रश्न दो के दोस्तों दो भाग हैं, दोनों भागों को हल करेंगे हम। पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में हमसे कहा गया है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों में जो अचर राशि है, जैसे कि पहले समीकरण में 7 है और दूसरे समीकरण में है 3a धन b माइनस 2 बराबर के दाईं तरफ लिखी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले समीकरण में x का गुणांक है 2x, तो x का गुणांक कितना हो गया 2, तो a1 हो जाएगा 2, धन 3y तो y का गुणांक कितना हो जाएगा 3, तो b1 हो जाएगा 3 बराबर 7। तो अचर राशि कितनी है हमारी 7, तो c1 हो जाएगा 7। अब हम चलते हैं समीकरण 2 में, x का गुणांक कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिए a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी गुणा x है तो a1 हो जाएगा हमारा a माइनस बी, धन y का गुणांक कितना है a धन b, क्योंकि a धन b गुणा y है तो b2 हो जाएगा a धन b। अचर राशि क्या है हमारी यहाँ पर 3a धन b माइनस 2, तो c2 हो जाएगा हमारा 3a धन b माइनस 2। अब दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, बराबर हो c1 बटा c2 के। तो अब हमें इनको बराबर करना होगा, तो a1 बटा a2 कितना होगा 2 बटे a माइनस b, तो हमने लिख दिया 2 बटे a माइनस b, ये किसके बराबर होगा b1 बटा b2 के। b1 बटा b2 कितना होगा 3 बटे a धन b, तो हमने लिख दिया 3 बटे a धन b। ये किसके बराबर होगा c1 बटे c2 के, c1 बटा c2 कितना होगा 7 बटे 3a धन b माइनस 2, तो हमने लिख दिया 7 बटे 3a धन b माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, 2 बटे a माइनस b को बराबर कर देंगे 3 बटा a धन b के, जो कि बराबर है, तो हमने लिख दिया 2 बटा a माइनस b बराबर 3 बटा a धन b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे ना, क्रॉस गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा हो जाएगा a धन b से बराबर 3 गुणा a माइनस b, तो हमने लिख दिया 2 गुणा ए धन बी बराबर 3 गुणा ए माइनस बी। कोष्टक खोल लेते हैं, 2 गुणा ए हो जाएगा 2a धन 2 गुणा बी हो जाएगा 2b, तो ये हो गया 2a धन 2b। दाईं तरफ चलते हैं, 3 गुणा ए हो जाएगा 3a, 3 गुणा माइनस बी हो जाएगा -3b। अब ए के पदों को बाईं तरफ ले लेते हैं और बी के पदों को दाईं तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो 2a तो लिखा ही है। ठीक है, अब ये जो 3a है इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3a हो गया, उसी प्रकार दाईं तरफ -3b तो लिखा ही है, 2b को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो -2b हो जाएगा। ठीक है, अब 2a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का a, और -3b -2b कितना हो जाएगा -5b। ठीक है, माइनस से माइनस को काट देंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 5b, a बराबर हमारा आ गया 5b, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1।
तो हमने समीकरण एक लिख लिया a बराबर 5b, ठीक है। और ये जो हमने निकाला था 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a धन b बराबर 7 बटे 3 a धन b माइनस 2, तो इसमें से 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a धन b तो हम हल कर चुके हैं। अब हम कोई भी दो ले लेते हैं, मतलब ना आखिरी वाला तो हमें लेना ही पड़ेगा, 7 बटे 3 a धन b। और पहले और दूसरे में से कोई भी ले लेते हैं, तो हम ले रहे हैं 3 बटे a धन b, ये दूसरा वाला 3 बटे a धन b बराबर 7 बटे 3 a धन b माइनस 2, ठीक है। ये हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्रॉस में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 गुणा हो जाएगा हमारा 3 a धन b माइनस 2, तो 3 गुणा 3 a धन b माइनस 2 बराबर 7 गुणा कितना होगा a धन b, 7 गुणा a धन b। अब कोष्टक खोल लेते हैं, 3 गुणा 3 a हो जाएगा 9a धन 3 गुणा b हो जाएगा 3b, और 3 गुणा माइनस 2 हो जाएगा -6 बराबर 7 गुणा a 7a धन 7 गुणा b 7b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी a और b के पद हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे और अचर राशि को दाईं तरफ ले आते हैं। तो 9a धन 3b तो लिखा ही है, 7a धन 7b को हम बाईं तरफ ले आएंगे, तो ऋण के हो जाएंगे दोनों। तो ये हो गया 9a धन 3b तो लिखा ही है, -7a माइनस 7b, और ये माइनस का जो 6 है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया धन का 6, ठीक है। अब जो कटता है वो काट लेते हैं, 9a में से 7a जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2a। उसी प्रकार -7b है और 3b है, तो ये हो जाएगा -4b बराबर 6, ठीक है। अब समीकरण एक में a बराबर कितना है 5b, तो यहाँ पर हम a बराबर 5b रख देते हैं समीकरण एक से। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा a था तो 2 गुणा 5b हो जाएगा, -4b बराबर 6, ठीक है। 2 गुणा 5b कितना हो जाएगा 10b, तो 10b माइनस 4b बराबर 6। 10b में से 4b जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 6b, 6b बराबर 6। अब ये 6 दाईं तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6 बटे 6। 6 बटे 6 कितना होगा, 6 में से 6 जाएगा तो b बराबर 1 आ गया हमारा, ठीक है। हमें a और b के मान ज्ञात करने थे तो b बराबर 1 आ गया। अब ये b बराबर 1 का मान हम रख देंगे समीकरण एक में, a बराबर 5b, b बराबर 1 का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक है हमारा a बराबर 5b, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 1 होता है 5, तो a बराबर आ गया हमारा 5। तो ये हमारा उत्तर होगा, a बराबर 5 और b बराबर 1। अब हम हल करते हैं प्रश्न के दूसरे भाग के, प्रश्न 2 के दूसरे भाग को। तो भाग 2, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। हमें दो समीकरण दे रखे हैं, 3x धन y बराबर 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 गुणा x धन k माइनस 1 गुणा y बराबर 2k धन 1, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो अचर राशि है वो दोनों समीकरणों में दाईं तरफ है, पहले में है 1 और दूसरे में है 2k धन 1, ठीक है। अचर राशि क्या होती है, जिसमें कोई चर ना हो, x y इत्यादि, ठीक है। तो दोनों समीकरणों के लिए पहले तो हम a1 b1 c1 ज्ञात कर लेते हैं, a2 b2 c2। तो पहला समीकरण 3x, x का गुणांक है 3 तो a1 हो जाएगा 3 धन y, तो y का गुणांक हो गया 1 तो b1 हो जाएगा हमारा 1 बराबर 1, अचर राशि है 1 तो c1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब दूसरे समीकरण पे जाते हैं, x का गुणा किससे हो रहा है 2 के माइनस 1 से, तो a2 हो जाएगा 2 के माइनस 1। y का गुणा किससे हो रहा है k माइनस 1 से, तो b2 हो जाएगा k माइनस 1। और अचर राशि क्या है 2 के धन 1, तो C2 हो जाएगा हमारा 2 के धन 1। अब दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, परंतु वो c1 बटा c2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a1 बटा a2 कितना होगा 3 बटा 2 के माइनस 1, तो हमने लिख दिया 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर कितना होना चाहिए b1 बटा b2, b1 बटा b2 कितना होगा 1 बटा k माइनस 1, तो 1 बटा k माइनस 1 लिख दिया। और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के, c1 बटा c2 कितना होगा 1 बटा 2 के धन 1, 1 बटा 2 के धन 1। तो जो बराबर है उसको हम लिख लेते हैं पहले, तो बराबर क्या है 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1, क्रॉस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3 का गुणा होगा k माइनस 1 से, 3 का गुणा होगा k माइनस 1 से बराबर 1 का गुणा होगा 2 के माइनस 1 का 1 से, तो 1 का गुणा हो गया 2 के माइनस 1 से। अब कोष्टक खोल लेते हैं, 3 गुणा के कितना होगा 3 के, ठीक है, माइनस फिर 3 गुणा -1 होगा -3 बराबर दाईं तरफ 1 का गुणा करेंगे 2 के माइनस 1 से, तो 2 के माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो 2 के है उसको हम बाईं तरफ ले आएंगे तो माइनस के 2 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के माइनस 2 के, और ये जो माइनस का 3 है उसे दाईं तरफ ले आएंगे तो ये धन का 3 हो जाएगा, तो दाईं तरफ होगा -1 धन 3, 3 के में से 2 के जाएगा तो बचेगा के, ठीक है। और 3 और -1 कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा, तो के का मान आ गया हमारा 2, तो ये तो हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, के बराबर 2। पर हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये जो तीनों चीज है हमारी, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये संतुष्ट हो भी रही है कि नहीं के बराबर 2 से, तो के का मान 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 बटे 2 के है तो 2 गुणा 2,
-1 बराबर 1/2 के की जगह 2 रख देंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। नहीं है बराबर किसके, 1/2 के धन 1, 2 के है तो 2 गुणा 2 धन 1, 2 गुणा 2 धन 1 कर दिया। 3 बटा, ठीक है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये 2 गुणा 2 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1, तो 3/4 - 1 बराबर 1/2 - 1, तो 1, तो ये हो जाएगा 1/1, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1/2 गुणा 2 धन 1, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 धन 1। अब देखिए 3/4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/3, ठीक है, बराबर में 1/1 है ही, और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1/4 धन 1, 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5, तो 1/5, ठीक है। तो अब आप देखिए 3/3 कितना हो जाएगा 1/1, बराबर है 1/1 के, नहीं है बराबर 1/5 के, ठीक है। तो के बराबर 2 संतुष्ट कर रहा है हमारे इस अनुपात को, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु वो बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो के बराबर जो 2 जो उत्तर आया वो हमारा सही उत्तर है, तो हमारा उत्तर है के बराबर 2। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, पहले हमें उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सी अधिक उपयुक्त लगती है। तो आइए पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 8x धन 5y बराबर 9, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 4, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, 3x धन 2y बराबर 4 को हमने मान लिया समीकरण 2। अब हमें हल करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में से हल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 का उपयोग करते हैं, 3x धन 2y बराबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान है, ठीक है, उसको दाईं तरफ ले जाएंगे। x का पद क्या है 3x, तो 3x को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बाईं तरफ क्या हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर क्या होगा 4 - 3x, तो 4 - 3x हो गया। अब ये 2y है तो 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें 4 - 3x बटे 2, ठीक है। अब ये जो y का मान आया है इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में तो नहीं रख सकते क्योंकि 2 से तो निकाला ही है ये। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारा 8x धन 5y बराबर 9, y की जगह रख देंगे 4 - 3x बटे 2, 4 - 3x बटे 2 रख देंगे, ठीक है। तो 8x तो वही रहा, 5y है तो 5 गुणा 4 - 3x बटे 2 लिख दिया बराबर 9, ठीक है। अब ये 8x के बटे में कुछ भी नहीं है, तो 8x का गुणा 2 से कर देंगे तो 2 गुणा 8x, तो पूरे के बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, पूरे के बटे में 2, और ऊपर क्या है 5 गुणा 4x 4 - 3x और बराबर में 9 है, ठीक है। अब 2 गुणा 8x कितना हो जाएगा हमारा 16x, ठीक है, 5 गुणा 4 हो जाएगा 20 और 5 गुणा -3x हो जाएगा -15x, और ये जो 2 है उसे दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा 9 गुणा 2, ठीक है। 16x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा x, ठीक है, और ये 20 है ही, और 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18। अब ये 20 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 18 - 20, 18 में से 20 गया तो कितना बचेगा -2, x बराबर आ गया हमारा -2। अब ये x बराबर -2 का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2, ठीक है, हम रख देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 है हमारा 3x धन 2y बराबर 4, x की जगह रख देंगे -2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा -2 धन 2y बराबर 4, वैसे की वैसे लिख दिया, 3 गुणा -2 हो जाएगा हमारा -6, तो ये होगा -6 धन 2y बराबर 4, अब -6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 6 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना बचेगा 4 धन 6, 4 धन 6, 4 और धन 6 कितना होता है 10, 2y बराबर हो जाएगा 10, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, ठीक है। 10 में 2 का भाग देंगे तो y प्राप्त हो जाएगा हमें 5, x तो -2 मिला था, y मिल गया 5, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसी प्रश्न को हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो अब इस प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं, जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सभी पदों को पहले बाईं तरफ लिखना होता है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो 8x धन 5 9 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो -9 बराबर 0, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ये वज्रगुणन विधि के लिए ये आवश्यक है कि सभी पद बाईं तरफ हो, बराबर में 0 हो। यही हम करेंगे समीकरण 2 के लिए, तो 4 जो है बाईं तरफ आके -4 हो जाएगा, तो 3x धन 2y -4 बराबर 0 हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 में जो है 8x, तो x का गुणांक कितना है 8, तो a1 हो जाएगा हमारा 8, फिर धन 5y, तो y का गुणांक है 5, तो b1 हो जाएगा 5, -9, तो c1 हो जाएगा, अचर पद 9 है तो c1 हो जाएगा हमारा -9,
ठीक है, अचर पद -9 है तो C1 हो जाएगा हमारा -9। अब समीकरण 2 में चलते हैं, 3x, तो x का गुणांक कितना है 3, तो A2 हो जाएगा 3, धन 2y, y का गुणांक है 2 तो B2 हो जाएगा 2, -4, अचर राशि है -4 तो C2 हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने ये सूत्र पढ़ा था, x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। एक एक करके मान रख लेते हैं। तो x बटे B1C2, B1 है 5, C2 है -4, तो 5 गुणा -4, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर B2C1, B2 है 2, C1 है -9, तो हमने लिख दिया 2 गुणा -9। ठीक है, अब y बटे क्या, C1A2, C1 है -9, A2 है 3, तो -9 गुणा 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है C2A1, C2 है -4 और A1 है 8, तो -4 गुणा 8 लिख दिया। फिर 1 बटा A1B2, A1 है 8, B2 है 2, तो 8 गुणा 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2B1, A2 है 3, B1 है 5, तो 3 गुणा 5 कर दिया। ठीक है, अब जो एक के बटे में जो है उसको हल कर लेते हैं। 1 बटे 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16, तो हमने लिख दिया 16, माइनस 3 गुणा 5 15 हो जाएगा, 15 लिख दिया। 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1, 1 बटे 1 होता है 1। ठीक है, अब x के जो बटे में उसको हल कर लेते हैं। 5 गुणा -4 -20 हो जाएगा, 5 चौके 20 -20, ये -2 गुणा -9 धन का 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये y बटे -9 गुणा 3 -27, 9 27 होता है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह बाहर है, ये माइनस से माइनस कटेगा और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो धन के 32 हो जाएगा, बराबर 1 हम निकाल चुके हैं, ये बराबर 1 कर दिया। अब x बराबर -20 धन 18 कितना होगा -2, तो ये हो जाएगा x बटे -2। और y में कहता है -27 धन 32, तो 32 में से 27 जाएगा तो बचेगा 5, तो y बटे 5 बराबर में 1 है ही हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बटे -2 बराबर 1 लिख देंगे। x बटे -2 बराबर 1 लिखा, -2 जाएगा ऊपर दाईं तरफ, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा -2। उसी प्रकार y बटे 5 बराबर लिख देंगे 1, y बटे 5 बराबर 1 लिख दिया, 5 दाईं तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, वज्रगुणन विधि से x बराबर -2, y बराबर 5, उत्तर तो हमारा वही आया। ठीक है, कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी दोस्तों? व्यक्तिगत रूप से मुझे तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त लगती है वज्रगुणन विधि से। और बात करें अगर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में, तो उसमें भी मुझे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है, पर अलग अलग लोगों को अलग अलग विधियां उपयुक्त लग सकती हैं। ठीक है, पर हमने तीनों विधियां सीख ली हैं, प्रतिस्थापन विधि भी, विलोपन विधि भी और वज्रगुणन विधि भी। आपको जो उपयुक्त लगे आप उस विधि का उपयोग कर सकते हैं, अगर विधि के बारे में कुछ ना कहा गया हो। लेकिन ये अगर प्रश्न में कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है वज्रगुणन से, तो आपको उन्हीं विधियों से हल करना होगा, तभी आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 3 में इतना ही है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4 दोस्तों, प्रश्न 4 के जो है 5 भाग है, हम सभी भागों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, तो हमें 5 समस्या दी गई है, सबके रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, अर्थात हमें 2 रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हम हल ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें आसान लगेगी। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से वज्रगुणन विधि को मैं ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो हम इन प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से और अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, जो भी आसान लगेगा उससे हल करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम प्रश्न के पहले भाग पर। प्रश्न के पहले भाग में हमसे कहा गया है एक छात्रावास, छात्रावास मतलब हॉस्टल होता है जहां बच्चे रहते हैं, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, मतलब छात्रावास जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उसका जो मासिक व्यय है, मतलब महीने का जो किराया है, उसका एक भाग नियत है, मतलब फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं छात्र, ठीक है, तो वहां पर मान लेते हैं कि किराया, घर रहने का, कमरे का किराया नियत है
और बाकी इस बात पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया, खाना खाया। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 20 दिन खाना खाता है तो उसे नियत किराया और 20 दिन के खाने का जो है 1000 रुपए देने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन खाना खाता है तो उसे कितने रुपए व्यय करने पड़ते हैं? 1180 रुपए छात्रावास के लिए। यानी कि उसे जो नियत किराया देना पड़ता है और 26 दिन का खाने का देना होता है, तो वो हो जाता है 1180 रुपए। तो हमसे पूछा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, हल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो नियत व्यय है वो कितना है? x रुपए, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, नियत खर्चा मतलब मान लो कमरे का खर्चा महीने का किराया x रुपए है, और हर दिन के खाने का मूल्य कितना है? y रुपए हर दिन के। ठीक है, तो दोस्तों हमें दिया गया है विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, तो उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी ए को कुल कितना देना पड़ेगा? एक तो नियत किराया देना पड़ेगा x, और 20 दिन के खाने का देना पड़ेगा। एक दिन के खाने का किराया कितना y, तो 20 दिन के खाने का किराया कितना होगा? 20y। तो x धन 20y हो जाएगा 1000 रुपए, क्योंकि नियत किराया तो देना ही है किसी कोई भी विद्यार्थी। और फिर जितने दिन खाना खाना खाया उतने दिन का भोजन का मूल्य देना होगा, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y। तो अगर इसने 20 दिन खाना खाया तो कुल कितने दिन खाने का देना पड़ेगा? इसको 20 गुणा y देना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन खाने का मूल्य है y। और उसने कितने दिए? 1000 रुपए, तो ये हो गया हमारा 1000 रुपए। तो x धन 20y आ गया हमारा 1000 रुपए। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन खाना खाता है, भोजन करता है, तो उसे 1180 रुपए देने पड़ते हैं। तो विद्यार्थी बी को भी नियत किराया तो x ही देना पड़ेगा, और खाने का कितना देना पड़ेगा? 26 गुणा y, क्योंकि एक दिन के खाने का y, और 26 दिन का होगा 26y। तो x धन 26y उसने कितना दिया? 1180 रुपए। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमने समीकरण 1 को लिख लिया और समीकरण 2 को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में हमें x दिख रहा है, समीकरण 2 में हमें y दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें तो x विलोप हो जाएगा। तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए ना। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 जो है बड़ा है, 26y है, 26 में से 20y को घटाएंगे तो 6y मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। आप 1 में से भी 2 को घटा सकते हैं, उत्तर तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो फिर पहले हम समीकरण 2 का बाईं तरफ लिख लेंगे, x धन 26y लिख लिया हमने, कोष्टक में ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब समीकरण 1 का बाईं तरफ x धन 20y कोष्टक में लिख दिया, x धन 20y बराबर समीकरण 2 का दाईं तरफ 1180 लिख दिया कोष्टक में, ऋण समीकरण 1 का दाईं तरफ 1000 कोष्टक में 1000 लिख दिया। ठीक है, अब कोष्टक को खोल लेते हैं, तो x धन 26y तो वही हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है ये तो x माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का 20y हो जाएगा, और ये 1180 माइनस 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x धन का है, कटे जाएगा इस ऋण के x से। ठीक है, और 26y में से 20y जाएगा तो कितना बचेगा? 6y, और 1180 में से 1000 जाएगा तो 180। अब ये 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो y बराबर आएगा 180 बटे 6। ठीक है, 180 में 6 का भाग देंगे, 18 में 6 का भाग देते हैं तो 3 और एक शून्य है, तो 180 में 6 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 30। तो y बराबर आ गया हमारा 30। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। हम रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 में रखने से हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा, 2 में रखने पे 26 से करना पड़ेगा। आसान है हमारे लिए समीकरण 1। ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो y बराबर 30 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लिया हमने, x धन 20y बराबर 1000। ठीक है, y की जगह रख देंगे 30, तो ये हो जाएगा x धन 20 गुणा 30 बराबर 1000। 20 गुणा 30 कितना होगा? 600। तो x धन 600 बराबर हो गया 1000। 600 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। 1000 में से 600 जाएंगे तो बचेंगे 400, तो x हमारा आ जाएगा 400। ठीक है, x 400 आ गया, y हमारा आ गया 30। तो दोस्तों x बराबर हमने 400 निकाल लिया, y बराबर 30। हमने क्या माना था? नियत व्यय जो है वो माना था x रुपए। ठीक है, तो नियत x कितना आ गया हमारा? 400, तो नियत व्यय कितना आ जाएगा हमारा? 400 रुपए। और हमने प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना माना था? y रुपए। y कितना है हमारा? 30, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 30 रुपए। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के पहले भाग का दोस्तों, नियत व्यय 400 रुपए और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपए। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। 4 का भाग 2। ठीक है, इस भाग में भी हमें पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनका हल करना है किसी भी बीजगणितीय विधि से। भाग 2 में हमसे कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है,
और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भिन्न वाले सवालों के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं कि अंश जो है x है और हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या होगी, अंश बटे हर, यानी कि x बटे वाई। तो भिन्न, तो हमें x और y के मान ज्ञात कर लेंगे तो भिन्न हमारी आ जाएगी x बटे वाई। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि भिन्न जो है हमारी 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, अंश क्या है हमारा x है, तो अगर हम x में 1 घटा दें, भिन्न हमारी x बटे वाई है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि भिन्न में अगर अंश में से x, भिन्न के अंश में से अगर 1 घटा दें, यानी कि x में से 1 घटा दें तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे में तो y रहेगा, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस में गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणा x माइनस 1 बराबर 1 गुणा y, तो y हो जाएगा। कोष्टक को खोल लेते हैं, तो 3x, तो 3 गुणा x 3x हो जाएगा, 3 गुणा माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा बराबर y। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3, एक ही बात है। ठीक है, 3x माइनस 3 y के बराबर है, तो y किसके बराबर होगा, 3x माइनस 3 के, तो हमने बस लिख दिया y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर हमें प्रश्न में कहा गया है कि वह भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो अंश तो वैसे की वैसे ही रहेगा, अंश x है, हर में अगर हम 8 जोड़ दें, हर क्या है y, तो y में 8 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा x बटे वाई धन 8। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब क्रॉस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा x से हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1 का गुणा वाई धन 8 से होगा, तो वाई धन 8। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब जो है इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्यों, क्योंकि देखो हमें y बराबर 3x माइनस 3 मिल गया है, तो ये y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं तो इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, 1 में से 2 को घटा दें, ठीक है, तो ये y भी कट सकता है। ठीक है, पर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमने समीकरण 2 लिख दिया, 4x बराबर वाई धन 8, 4x बराबर वाई धन 8 लिख दिया हमने। अब ये x y का मान कितना रख देंगे, 3x माइनस 3। ठीक है, तो 4x बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3 धन 8। ये 3x को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ऋण का 4x माइनस 3x। अब ये देखो माइनस 3 है और ये 8 है, 8 में से 3 जाएंगे तो बच गया हमारा 5। ठीक है, अब ये 4x है, ये माइनस 3x है, तो x बच जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 5। कितना आसान है। अब ये x बराबर 5 का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2। समीकरण 1 में रखना आसान है, तो सीधा सीधा y का मान आ जाएगा, तो x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारा y बराबर 3x माइनस 3, x बराबर रख देंगे हम 5, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5 माइनस 3, 3 गुणा 5 होगा 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3, 15 में से 3 गए तो कितना बचा हमारा 12, तो y बराबर हमारा आ गया 12, तो x आ गया 5, y आ गया 12। भिन्न क्या है हमारी, x बटे y जो हमने मानी थी। ठीक है, भिन्न है x बटे y, x है 5, y है 12, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 5/12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5/12। प्रश्न 4 का भाग 3। ठीक है, इस भाग में भी हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और किसी भी बीजगणितीय विधि से प्रश्न को हल करना है। भाग 3 में दोस्तों हमसे कहा गया, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध अशुद्ध मतलब गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर देने पर 2 अंक काटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि सही उत्तरों की संख्या उसकी कितनी थी, यश की x, और अशुद्ध यानी गलत उत्तर उसने कितने दिए, y, ये हम मान लेते हैं। तो कुल कितने प्रश्न रहे होंगे टेस्ट में, x धन y, क्योंकि उसने सही किए x और गलत अशुद्ध उत्तरों की संख्या थी y, तो टेस्ट में कुल प्रश्न हो गए x धन y। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मान ली गई है जो माननी भी पड़ेगी कि उसने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं था टेस्ट में। ठीक है, इसलिए कुल सही और गलत उत्तर मिला के उसके टेस्ट के प्रश्न आ जाएंगे x धन y। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न में कहा गया है, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिले। कितने सही उत्तर दिए उसने, x, और हर सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले, तो कुल उसे कितने अंक मिले होंगे सही उत्तरों पर, 3 गुणा x। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की गई, तो कितने अशुद्ध उत्तर थे उसके y, तो जो उसे अंक मिले 3x उसमें से y अंक उसके कट गए क्योंकि गलत उत्तर दिया उसने, तो 3 गुणा x तो उसे कुल अंक मिले सही उत्तर देने के, परंतु उसने कुछ प्रश्न के उत्तर गलत भी दिए थे, तो हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए उसका 1 नंबर काटा गया, 1 अंक काटा गया, तो कुल अंक उसके कितने कट गए, y। ठीक है,
और तो ऐसी स्थिति में उसको कितने अंक प्राप्त हुए थे? 40। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी स्थिति हमें क्या दी गई है प्रश्न में? यदि सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो उसे 50 अंक प्राप्त होते। तो अगर सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते तो उसे 4x मिलते अंक। ठीक है, परंतु फिर कितने अंक कट रहे थे हर एक अशुद्ध उत्तर पर? 2 अंक कट रहे थे, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी थी? y। तो कुल कितने अंक कट जाते उसके? 2 गुणा y, तो -2 गुणा y। तब उसको कितने अंक प्राप्त होते? 50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो बाईं तरफ है उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और दाईं तरफ भी 2 कॉमन ले लेते हैं। मतलब दाईं तरफ तो 50 को हम लिख देते हैं 2 गुणा 50, और बाईं तरफ 4x माइनस 2y में 2 कॉमन ले लेंगे। तो 4x में से 2 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस 2y में से 2 कॉमन लेंगे तो -y बचेगा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 को काट देंगे हम, ये दोनों 2 कट जाएंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा? 2x माइनस y बराबर 25। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 लिख लिया और समीकरण 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में -y है, समीकरण 2 में भी -y है। ठीक है, तो अब हमारे लिए आसान है विलोपन विधि से इसको हल करना, ताकि y को हम क्या कर देंगे? विलोप कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, क्योंकि देखो समीकरण 1 में 3x है, इसमें से 2x को घटाएंगे तो हमें सीधा सीधा x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिख देंगे, समीकरण 1 का बाईं तरफ क्या है? 3x माइनस वाई, तो हमने कोष्टक में लिख दिया 3x माइनस वाई और माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 2 में क्या है बाईं तरफ? 2x माइनस वाई, तो हमने कोष्टक में लिख दिया 2x माइनस वाई। फिर बराबर, फिर समीकरण 1 में दाईं तरफ क्या 40, तो हमने लिख दिया 40, फिर इनका चिन्ह लगा दिया। समीकरण 2 में दाईं तरफ है 25, तो हमने लिख दिया 25। ठीक है, अब हम कोष्टक को खोल देंगे, 3x माइनस वाई तो वही हो जाएगा -2x, तो ये हो जाएगा -2x, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा धन का y। ठीक है, और 40 में से 25 गए तो 15 बचे। अब आप देखिए ये y ऋण का है और ये y जो है धन का है, तो थैंक यू वेरी मच, आपस में कट पिटे जाएंगे ये। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? x, तो x बराबर हमारा आ गया 15। ठीक है, वेरी गुड, वंडर ऑफ साइंस। अब ये x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2, जहां आपकी मर्जी है। हम रख रहे हैं x बराबर 15 का मान समीकरण 2 में। ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 लिख दिया हमने, 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, x का मान रख देंगे 15, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 25। 2 गुणा 15 कितना होगा? 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस वाई बराबर 25। अब ये 30 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 30, 25 में से 30 जाएगा तो -5 बचेगा, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस को हम काट देंगे। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, y बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो दोस्तों x निकाल लिया हमने 15, y निकाल लिया 5। ठीक है, तो सही उत्तरों की संख्या x हो गई 15, क्योंकि सही उत्तर हमने कितने माने थे? x, और अशुद्ध उत्तर हमने माने थे y, तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या हो जाएगी y बराबर 5। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न होंगे? x धन y। ठीक है, तो टेस्ट में प्रश्न x धन y होंगे तो x और y को जोड़ देंगे, x है 15, y है 5, तो टेस्ट में प्रश्न हो जाएंगे 15 धन 5, 15 धन 5 कितना होगा? 20, तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न के इस भाग का 20, कि टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4 का भाग 4। ठीक है, इसमें भी हमें पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, अर्थात 2 समीकरण बनाने हैं और फिर किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हल करना है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही मजेदार तरीके से हम इस प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न 4 का भाग 4? एक राजमार्ग को अंग्रेजी में हाईवे कहते हैं। ठीक है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न-भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, कि मतलब वो जो 2 कारें हैं इसको भी हम और समझेंगे
ठीक है। अगर एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, मतलब एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि जो एक कार है वो ए बिंदु पर है, ये वाली कार। ठीक है। दूसरी कार बी बिंदु पर है। ठीक है। और इन दोनों की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर हमें दे रखी है। तो हमने मान लिया ये 100 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की। ठीक है। अगर ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो 5 घंटे पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, उसे हम मान लेते हैं सी बिंदु। ठीक है। 5 घंटे बाद मिलेंगी एक ही बिंदु पर। ठीक है, अगर ये एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो मान लो इस तरह से वो चलती हैं और 5 घंटे बाद एक बिंदु पर मिलती है, वो बिंदु है सी। ठीक है। तो ये है प्रश्न की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति को भी हम जानेंगे, अभी हम पहली स्थिति को जान रहे हैं कि 5 घंटे बाद जो है वो सी बिंदु पर मिलती है एक ही दिशा में चलने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं जो कार ए से चली थी, ठीक है, उस कार के चलने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और जो कार स्थान बी से चली थी उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों कारें कितनी चली हैं? 5 घंटे। ठीक है। तो 5 घंटे पश्चात जो है स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 5 गुणा x। ठीक है, क्योंकि उसकी चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 5x किलोमीटर। हमने लिख दिया। ठीक है। तो अब आप देखिए, ए से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की? ए से सी तक गई, तो ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5x किलोमीटर। ठीक है। ये जो ए ने दूरी तय की वो है 5x किलोमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा? 5x किलोमीटर। उसी प्रकार बी से जो कार चली थी, ठीक है, वो भी, उसको भी 5 घंटे लगे सी तक पहुंचने में, और बी से चलने वाली कार की जो चाल है वो है कितनी है? y किलोमीटर। पर चली तो ये भी 5 किलोमीटर है, 5 घंटे है, चली तो ये भी 5 घंटे है। तो 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर। ठीक है। तो बी से चलने वाली कार ने 5 घंटे में 5y किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है। और बी की द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? बी से लेके सी तक, बीसी। तो बीसी हमारा कितना आ जाएगा? 5y किलोमीटर। बीसी आ गया हमारा 5y किलोमीटर, और एसी आ गया हमारा 5x किलोमीटर, और ए बी हमें दे रखा है 100 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने लिख लिया ए सी बराबर 5x किलोमीटर, ए से लेके सी तक 5x किलोमीटर, और बी सी, बी से लेके सी तक 5y किलोमीटर। ठीक है, ये हमने निकाला था अभी। अब आप देखिए, ए सी, ए सी किसके बराबर होगा? ए बी धन बी सी। ठीक है, बहुत आसान है ये तो ए सी बराबर लिख दिया हमने ए बी धन बी सी। ए सी का मान कितना है? 5x, तो हमने लिख दिया ए सी का मान है 5x। ठीक है। ए बी कितना दे रखा है हमें? 100 किलोमीटर, ये हमें दे रखा है, ए से बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, तो हमने ए बी लिख दिया 100 किलोमीटर। और बी सी हमारा कितना आया था? 5y किलोमीटर, तो बी सी की जगह हम क्या रख देंगे? 5y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 5y है उसको दाईं तरफ, बाईं तरफ ले जाएंगे, 5y को तो ऋण का हो जाएगा, तो 5x माइनस 5y बराबर 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो तो 5x में से 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस 5y में से 5 कॉमन लेंगे तो माइनस y बराबर 100। ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 को दाईं तरफ ले आते हैं तो बट्टे में आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100/5। 100 में 5 का भाग देंगे तो हमें 20 मिलेगा, तो x माइनस वाई बराबर हमें मिलेगा 20। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। आइए अब हम दूसरी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है कि यदि वे कार विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है। तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, अगर विपरीत दिशा में चलती है मतलब एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं एक दूसरे की तरफ चलने पर वो डी बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ चला देते हैं उनको, एक दूसरे की तरफ चली विपरीत दिशा में, तो वो डी बिंदु पर मिली। कब? 1 घंटे बाद। हम पहले ही मान चुके हैं ए स्थान से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब दोनों कारें कितनी चली हैं? 1 घंटा चली हैं। ठीक है। तो 1 घंटे पश्चात जो ए से चली थी कार, उसने कितनी दूरी तय की होगी? अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब हर घंटे में वो x किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में x किलोमीटर चली होगी। तो स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? x किलोमीटर। और ए से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की? ए से लेकर डी तक, यानी कि ए डी बराबर हमारा आ जाएगा x किलोमीटर। उसी प्रकार स्थान बी से चलने वाली कार की जो चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर 1 घंटे में y किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे बाद वो कितनी दूरी चली होगी? y किलोमीटर। ठीक है। तो स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? y किलोमीटर।
ठीक है। और बी से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की है, बी से लेके डी तक, तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा, वाई किलोमीटर। ठीक है, तो ए डी आ गया हमारा एक्स किलोमीटर, बी डी आ गया हमारा वाई किलोमीटर, और ए बी हमारा है 100 किलोमीटर जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों हमने ए डी लिख लिया एक्स किलोमीटर, ए डी ये, और बी डी लिख लिया वाई किलोमीटर जो भी अभी हमने निकाला है, और हमने एक समीकरण एक निकाला था x माइनस वाई बराबर 20, उसको भी लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए जो AD धन BD है, AD और BD को जोड़ दें तो वो AB के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया AD धन BD बराबर AB। ठीक है, AD का मान है x और BD का है y, तो x धन y बराबर हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, x धन y हो गया हमारा 100। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2 है x धन y बराबर 100। तो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे धन का y है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो y जो है हमारा निबट जाएगा। ठीक है, मतलब कि विलोप हो जाएगा। तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे x धन y धन, फिर समीकरण 2 की बाईं तरफ को लिख लेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई, फिर समीकरण 2 के बाईं तरफ को लिखेंगे x धन y, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 का दाईं तरफ है 20 लिखेंगे, धन समीकरण 2 का दाईं तरफ है 100 वो लिखेंगे। ठीक है, अब कोष्टक खोल लेंगे तो x माइनस वाई धन x धन y आ जाएगा, बराबर 20 धन 100 कितना होगा, 120। अब ये देखिए ये ऋण का y है और ये धन का y है, ये आपस में खत्म हो जाएगा, निबट जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। और ये x है, ये धन का x है, दोनों x धन x कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x आ गया 120, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 120 बटे 2। 120 में 2 का भाग देंगे तो हमें 60 मिलेगा, तो x बराबर हमारा आ गया 60। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं और y का मान निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों, हमने जो माना था वो भी लिख लिया, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने माना था। फिर से लिख लिया, समीकरण 1 समीकरण 2 को लिख लिया और x का मान जो हमने 60 निकाला था वो लिख लिया। अब ये x बराबर 60 का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, आप समीकरण 1 में रख के भी इसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लिया, x धन y बराबर 100, x की जगह रख देंगे 60, तो हो जाएगा 60 धन y बराबर 100। 60 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर होगा 100 माइनस 60, 100 में से 60 गए तो y बराबर हमें मिल जाएगा 40। ठीक है, अब हमने क्या माना था, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल मानी थी x। ठीक है, x हमारा कितना आ गया 60, तो स्थान ए से चलने वाली कार की चाल कितनी आ जाएगी हमारी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार हमने माना था स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y हमारा आ गया 40, तो स्थान बी से चलने वाली कार की चाल कितनी आ जाएगी हमारी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न के चौथे भाग का। अब हम चलते हैं प्रश्न के पांचवें भाग पर। प्रश्न 4 भाग 5, ये प्रश्न 4 का आखिरी भाग है। ठीक है, इसमें भी हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हल करना है। भाग 5 में हमें कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं हम। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई जो है x इकाई है। ठीक है, आयत की विमाएं का मतलब है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया आयत की जो लंबाई है वो x इकाई है और आयत की जो चौड़ाई है वो y इकाई है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, x क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई x है चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा y वर्ग इकाई। ठीक है, अब दोस्तों स्थितियों को ले लेते हैं। पहली स्थिति दे रखी है हमें प्रश्न में, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो अगर लंबाई x है 5 इकाई कम कर देंगे तो नई लंबाई क्या होगी, x माइनस 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई हमने y इकाई मानी है, तो चौड़ाई अगर 3 बढ़ा देंगे तो चौड़ाई नई चौड़ाई कितनी आ जाएगी, y धन 3। ऐसा करने पे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अभी क्षेत्रफल कितना है xy, तो 9 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल xy माइनस 9। ठीक है, अब हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। नया क्षेत्रफल क्या होगा, नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई। ठीक है, नई लंबाई है x माइनस 5, नई चौड़ाई है y धन 3, बराबर किसके हो गए, नए क्षेत्रफल के, जो कि कितना है xy माइनस 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, x का गुणा y से करेंगे तो xy,
ठीक है। x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x, माइनस 5 का गुणा y से करेंगे तो माइनस 5y, माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस 15। ठीक है, बराबर में तो एक्स वाई माइनस 9 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो x और y है उसको बाईं तरफ रख लेंगे, 3x माइनस 5y को बाईं तरफ रख लेंगे, ये जो xy है और 15 है उसको दाईं तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो xy, ये वाला xy दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का xy हो जाएगा, और ये वाला -15 दाईं तरफ जाएगा तो धन का 15 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस 5y, तो ये बचा हमारा 3x माइनस 5y। दाईं तरफ पहले से ही था xy माइनस 9, तो लिख दिया xy माइनस 9। ये वाला xy दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का xy हो गया, और ये वाला -15 दाईं तरफ जाएगा तो धन का 15 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये xy जो है धन का है, ये xy ऋण का है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच कर देते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, और ये 15 है धन का, ठीक है, और ये 9 है ऋण का, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6। तो 3x माइनस 5y हमारा कितना आ जाएगा 6। इसे हम मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1। आइए दोस्तों अब दूसरी स्थिति पर विचार कर लेते हैं। दूसरी स्थिति हमें क्या दी है प्रश्न में, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, तो लंबाई x है, 3 इकाई बढ़ाएंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, नई लंबाई x धन 3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई कितनी है हमारी y, 2 इकाई बढ़ा देंगे तो चौड़ाई हो जाएगी y धन 2। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अभी क्षेत्रफल xy है, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा xy धन 67। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या होना चाहिए दोस्तों, नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई। ठीक है, तो नई लंबाई है x धन 3 गुणा नई चौड़ाई है y धन 2, लिख दिया, बराबर नया क्षेत्रफल जो कि xy धन 67 है। अब गुणा कर लेते हैं, x का गुणा y से करेंगे तो xy, x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x धन 2x, 3 का गुणा y से करेंगे तो धन 3y, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 धन 6, बराबर xy धन 67। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो xy है, ये जो 2x और 3y है इसको बाईं तरफ ही रखते हैं, तो हमने लिख दिया 2x धन 3y। ठीक है, दाईं तरफ xy धन 67 है, xy बराबर xy धन 67 लिख दिया हमने। अब ये जो xy है इसको दाईं तरफ ले गए तो ऋण का xy हो गया, उसी प्रकार 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 6 हो जाएगा। अब देखिए ये xy धन का है, ये xy ऋण का है, थैंक यू वेरी मच, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब ये 67 धन का है, ये 6 ऋण का है, तो 67 में से 6 जाएगा तो 61 बचेगा, तो 2x धन 3y हमारा आ जाएगा 61, जिसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। ठीक है, अब हम इसे किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तो जो फेवरेट है वो है विलोपन विधि। ठीक है, तो मैं तो इसे विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्रगुणन से भी हल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो विलोपन विधि से मैं बता देता हूँ इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5y है माइनस का, और ये है 3y, तो अगर 3y में 5 का गुणा कर दें तो 15y हो जाएगा, और 5y में 3 का गुणा कर दें तो 15y हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो y विलुप्त हो जाएगा। क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 3x माइनस 5y बराबर 3 गुणा 6, 3 गुणा 3x हो जाएगा 9x, 3 गुणा माइनस 5y हो जाएगा -15y, बराबर 3 गुणा 6 हो जाएगा 18। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 में जो है 5 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, 5 गुणा 2x धन 3y, लिख दिया हमने 2x धन 3y, बराबर 5 गुणा 61, 5 गुणा 61, 5 गुणा 2x हो जाएगा हमारा 10x, और धन 5 गुणा 3y हो जाएगा हमारा 5 या 15y, बराबर 5 गुणा 61 हो जाएगा हमारा 305। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब ये दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो 15y हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को। ठीक है, समीकरण 3 का बाईं तरफ लिख देंगे हम पहले, समीकरण 3 का बाईं तरफ है 9x माइनस 15y, हमने लिख दिया, धन समीकरण 4 का बाईं तरफ है धन 10x धन 15y, तो हमने लिख दिया 10x धन 15y, बराबर समीकरण 3 का दाईं तरफ क्या है 18, लिख दिया 18, धन समीकरण 4 का दाईं तरफ क्या है 305, हमने लिख दिया 305। ठीक है, कोष्टक खोल लेते हैं, तो 9x माइनस 15y धन 10x धन 15y बराबर 18, जोड़ेंगे 305 में तो 323 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये देखिए ये 15 माइनस 15y ऋण का, और ये 15y धन का, दोनों आपस में उड़ जाएंगे। 9x धन 10x कितना बचेगा हमारा 19x, बराबर 323। ठीक है, 19 दाईं तरफ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर होगा हमारा 323 बटे 19। 323 में दोस्तों आप 19 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 17।
x बराबर हमें मिल गया 17। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख के y का मान ज्ञात कर लेंगे। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोबारा लिख लिया, ठीक है। और जो है x बराबर 17 हम निकाल चुके हैं। अब ये x बराबर 17 का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और y का मान निकाल लेंगे। तो हम रख रहे हैं x बराबर 17 का मान समीकरण 1 में, ठीक है। मर्जी आपकी, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6। x बराबर हम 17 रख देंगे तो 3x हो जाएगा 3 गुणा 17 माइनस 5y बराबर 6, वैसे की वैसे ही रहेगा। 3 गुणा 17 17 तो ये 51 होता है, तो 51 माइनस 5y बराबर 6। अब 51 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 51, ठीक है। 6 में से 51 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 45, तो माइनस 5y बराबर मिलेगा हमें माइनस 45। माइनस से माइनस को काट देंगे तो 5y बराबर मिल जाएगा हमको 45, ठीक है। अब ये 5 जो है दाईं तरफ चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 45 बटे 5। 45 में 5 का भाग देंगे, 9 पंजे 45 होता है, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 9। तो दोस्तों अब तो कुछ भी नहीं है, x और y हमने निकाल लिया। आयत की लंबाई हमने क्या मानी थी, x इकाई, तो आयत की और x कितना निकाला हमने 17, तो आयत की लंबाई हो जाएगी 17 इकाई। आयत की चौड़ाई हमने मानी थी y इकाई, ठीक है। तो y हमारा कितना आया था 9, तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी हमारी 9 इकाई, ठीक है। हमें आयत की विमाई ज्ञात करना, तो विमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो हमने आयत की लंबाई निकाल ली 17 इकाई और आयत की चौड़ाई निकाल ली 9 इकाई। तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।